अखिलेश जी सीएम कह रहे हैं कि 2045 तक इनकी सरकार नहीं आएगी क्योंकि अपराध इतना था कि लोग डरे हुए हैं। देखो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप बात नहीं समझते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी 2026 है, फिर 27 होगा। वो अपने कुर्ते का साइज बताते हैं, क्या 47 में कुर्ते का साइज क्या होगा? योगी जी गए थे क्योंकि इससे पहले कुर्ते का साइज कम था, लेकिन भ्रष्टाचार कर कर करके उनके कुर्ते का साइज बढ़ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं 47, अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं वो 47। बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ममता जी लूटे जा रही है। देखिए, अब डबल इंजन की सरकार आ गई है यूपी में, अभी बंगाल में भी ये स्थिति आने वाली है। आप जाएंगे प्रचार करने, क्या जवाब देंगे भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं एक डिप्टी सीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पहले हटा दी। सोचो, डिप्टी सीएम ने सीएम की तस्वीर हटा दी और सीएम डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते। ये जो डिप्टी सीएम दीदी 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 कह रहे थे, आप बताओ, दीदी हो गई वो तो अच्छी बात है, दीदी कहा, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है मुख्यमंत्री की? राम जन्मभूमि जी भी आपने कहा पंचायत चुनाव ने कहा है, उसके साथ करिए, क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से और गांव में रहने वाले जो तैयारी कर रहे थे प्रधानी की, तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए, फिर तैयारी करिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा है, मैं अपने पत्रकार साथी जो लगातार चीनी मिल को लेकर के कह रहे हैं, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदली है। अभी एक बड़े उद्योगपति से मैं कुछ दिनों पहले मिला था, हालांकि उत्तर प्रदेश में एक वो कारखाना लगा रहे हैं। इधर एथेनॉल का कारोबार बढ़ा है, कुछ पॉलिसीज के तहत कभी समाजवादियों ने शुरू किया था। इधर चीनी से पैकेजिंग का भी सामान बनने लगा है। तो भविष्य में इस तरह के कारखाने जो गन्ने से सीधा एथेनॉल बना सकें या चीनी से कोई नया पैकेजिंग या कोई ऐसी हमारे इस्तेमाल की चीज बना सकें, उन कारखानों को बड़े पैमाने पर सहूलियत दे करके कारखाने खुलवाने का काम करें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा है कि जो नेताजी सरकार में गोली कांड हुआ था, राजनीतिक कारण था। मैं अपने पत्रकार साथियों से सबसे ये बताना चाहता हूँ, जब उन्हें समाजवादी अपने आप को बनना था, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। उन्हें मंच पर जयप्रकाश जी को लाना पड़ा। जिस समय ये लोग अयोध्या से हारे, आप रिकॉर्ड चेक करिए, जिस समय सपा बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उसके बाद ये मंच पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी ले आए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, ये छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं की क्षेत्रफल कौन सा है बताओ हमें? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जितने भी स्मारक बने हैं या प्रतिमाएं लगी हैं, उन पर छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन बताओ, महिलाओं के लिए क्षेत्र कौन सा है बताओ? आप कहां से चुनाव लड़ेंगी? आरक्षण ला रहे हैं, और आरक्षण की धांधली कितनी हुई है उसका भी हम लोग लेखा जोखा बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हमने भी एक मंदिर बनवा दिया है। ऐसा है, हमने भी केदारेश्वर मंदिर बनवा दिया है भगवान शिव का। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा और आप लोगों को भी बुलाऊंगा। 27 में क्या आम आदमी पार्टी भी आपके साथ, संगठन के साथ? ये संजय जी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे क्या करना है। और ये स्मार्ट मीटर, ये प्रीपेड नहीं है मीटर, ये पीड़ा देने वाला पेड मीटर है, पीड़ित मीटर है।
और मीटर तेज भाग रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। यही स्मार्टनेस है हमारे मुख्यमंत्री जी की। आपके सांसद सुल्तान नहीं दिखाई दे, क्या कहेंगे? विशेषकर सोनी में बहुत दावेदार है, सोनी में क्या होने जा रहा है? दावेदार हैं, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब सरकार बनने जा रही है। आपके सांसद अयोध्या नीचे रखो यार, नीचे आइडिया नीचे रखो, मुझे नहीं आ रहा। महिला आरक्षण पे क्या? अभी रुक जाइए। सबसे पहले थोड़ा नीचे करो यार आगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद रिजवान साहब पप्पू और राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पप्पू भाई के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं और इनके कार्यक्रम में शामिल होने से बहुत सारे अपने सुल्तानपुर के सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, संगठन के लोग, पदाधिकारी और आम जनता से और अपने पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला है। मैं दोनों बेटा बेटी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं संजय सिंह जी का। सुल्तानपुर से निकल कर के इन्होंने जो न केवल दिल्ली बल्कि देश की राजनीति में एक आवाज और एक दमदार पक्ष रखने का उन्होंने काम किया। हम सब लोग मिलकर के इस देश की जो खूबसूरती है, साझी विरासत, अपना गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, हमारे आपके मिली जुली संस्कृति, उसको और सजाना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं। हम लोग वही सी संस्कृति को जितना हम लोग आपस में प्रेम, भाईचारा, खुशहाली लाने का काम करेंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र में एक तंत्र की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसके तहत देश चले, मन विधान से नहीं चले। लोग वन वे हैं, बस बोलते हैं, आप सुनते जाइए। वन वे की कोई जगह नहीं होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में संवाद है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब रास्ता हल होता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई। अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का अगर पड़ोसी राज्य में ज्यादा उनको लाभ मिल रहा होगा, ज्यादा सहूलियत होगी, तो स्वाभाविक है कि मजदूर सड़क पे आएगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले, गलत नीति और कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपति, कुछ कारोबारियों को इतना बड़ा बना दें, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला है। अब मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर गए थे, कम से कम मेरठ के व्यापारियों को बुला लेते, उनका दुख दर्द सुन लेते, उनकी तकलीफ परेशानी सुन लेते, किस तरह उजाड़ा जा रहा है वही जान लेते। और नोएडा भी करीब में है, कम से कम उन मजदूर भाइयों को अलग बैठ करके बात कर लेते और समाधान कर देते। वैसे भी मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से घबराते नहीं हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, जबकि 80-90 किलोमीटर दूर रहे होंगे। और हम सब लोग महिला आरक्षण चाहते हैं। महिलाओं को
सशक्तिकरण, उनके अधिकार मिले। जिन्होंने महिलाओं के मतदान का इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद उन्हें अधिकार मिला केवल वोट डालने का। और आज हम सब लोग पक्ष में, लेकिन सवाल ये है कि जल्दीबाजी क्यों? ये जल्दीबाजी किस लिए? अगर आप महिलाओं का सम्मान हक देना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया आपने? कम से कम वो रोड मैप तो दें। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के फिर एक बार ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, उसी तरह देखने को मिला कि संविधान से नहीं चल रहे हैं। हम सब लोग, हम सब लोग महिला आरक्षण के पक्ष में, लेकिन हम लोगों के सुझाव माने जाएं। और जब तक सेंसस नहीं होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाओगे? उनका क्षेत्र कौन होगा? आप आरक्षण लाना चाहते हो, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र में चुनाव लड़ाओगे? वो क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र कब डिसाइड होते हैं? जब डिलिमिटेशन होती है, और डिलिमिटेशन तब होता है जब सेंसस हो जाता है। तो सोचिए, कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र है जिसकी वजह से उन्होंने सेंसस नहीं किया। और जब जनगणना नहीं होगी तो आप पे आंकड़े कैसे होंगे? ये जब 1/3 आंकड़े का सवाल है तो आंकड़े का गिनती होनी चाहिए। गिनती तब होगी जब सेंसस होगी, और वो नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपके इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनका एक सुझाव था कि हम महिलाओं को आरक्षण जल्दी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार मन विधान से चलना चाहती है, एक तंत्र, किसी के सुझाव भी नहीं लेना चाहती है। तो वही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने जो सुझाव दिया, जो सुझाव उनका है वो भी महत्वपूर्ण